everyone, welcome back to my channel. So now in this video we are going to discuss about pre-primary education in India. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर वीडियो किन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो बीएड में हमारा एक पेपर होता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं कानपुर यूनिवर्सिटी की या CSJM यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये पेपर 1 में आता है। ओके ना, अब हम बात करते हैं प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी क्या होता है? सो प्री प्राइमरी इज समथिंग विच कम्स बिफोर प्राइमरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो जो हमारे क्लासेस 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसे हम प्राइमरी के तौर पर जानते हैं। अब प्री प्राइमरी क्या होता है? तो अगर मोटे तौर पर हम समझें तो ये जितने भी प्री स्कूल्स होते हैं या नर्सरी केजी या इसके अलावा जो आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं या बेसिकली आंगनवाड़ी उसे बोला जाता है, तो वो सब जो होते हैं वो हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन में आ जाता है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ मतलब एक एजुकेशन का बेस माना जाता है इंडिया को। ये बोला जाता है कि एजुकेशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो हमारी कंट्री से हुई है। और अगर हम वैदिक काल की बात करें तो ऐसा माना जाता था वैदिक काल में दैट द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम ऑफ हिज और हर मदर। ठीक है, तो एक शिशु जो होता है उसके एजुकेशन की जो आरंभ होता है वो उसके माँ के गर्भ से होता है। ठीक है, इन बातों को हमने देखा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि ये जो प्री प्राइमरी का चलन आया है, ऐसे स्कूल जहाँ पर 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों को वहाँ पर ट्रेन किया जाता है या उनका डेवलपमेंट को वहाँ पर इन्हांस किया जाता है, तो इस टाइप के स्कूलों का जो चलन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो अगर हम बात करें प्री प्राइमरी एजुकेशन की तो इसके प्रोपाउंडर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉबेल हैं। ये एक जर्मन एजुकेशनिस्ट थे और इन्होंने 1937 में यहाँ पर एक स्कूल खोला था। कहाँ पर? जर्मन के एजुकेशनिस्ट थे तो वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल खोला था जहाँ पर 4 to 8 के मतलब 4 to 8 वाले एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वहाँ पर इन्होंने स्कूल खोला था। नेक्स्ट 2 साल के बाद इन्होंने एक और स्कूल खोला जिसको किंडरगार्टन का नाम दिया। अगर हम बात करें किंडरगार्टन की तो किंडर और गार्टन दो अलग अलग वर्ड हैं। किंडर का मतलब होता है स्मॉल और गार्टन का मतलब होता है गार्डन, यानी कि इनके अकॉर्डिंग किंडरगार्टन एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको गार्डनर यानी कि जो वहाँ पर टीचर्स होते हैं उनका वहाँ पर देखभाल करते हैं और उनके डेवलपमेंट को इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नाम, मिस मार्गरेट मैकमिलन। अगर हम इनकी बात करें तो ये इंग्लैंड से, मतलब ये इंग्लैंड की एजुकेशनिस्ट थी और इन्होंने कौन सा स्कूल खोला था? इन्होंने जो प्री प्राइमरी स्कूल खोला था वो 2 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते थे उनके लिए इन्होंने खोला था और उसका नाम इन्होंने दिया था यहाँ पर नर्सरी स्कूल्स। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है वो है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। ये इटाली से बिलोंग करती थी और 1907 में इन्होंने चिल्ड्रन हाउस नाम का एक स्कूल खोला जहाँ पर 3 से 7 साल के बच्चों को एडमिशन मिलता था और उनकी वहाँ पर देखरेख की जाती थी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ हमारे भारत में। ठीक है, तो अब अगर हम इस डेवलपमेंट की बात करें तो इसे हम मोटे मोटे तौर पर 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज जो हमारा है वो है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी कि आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश राज था तो वहाँ पर कैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो वहाँ पर 1874 में क्रिश्चियन मिशनरीज स्थापित होना स्टार्ट हुई थी हमारे भारत में। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्वेंट था वो लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में सेंट हिल्टन्स नर्सरी स्कूल्स। ठीक है, तो ये दोनों जो ऐसे स्कूल्स थे जो सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्थापित किए थे। इसके बाद में
इसी क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा 1888 में सबसे पहले मद्रास के अंदर किंडरगार्टन यानी कि जो केजी क्लासेस होते हैं वो स्टार्ट किए गए छोटे बच्चों के लिए, यानी कि यहाँ से आरंभ हुआ हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन का। इसके बाद में अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी में जो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, तो उन लोगों ने एक पहल करी और इन्फेंट स्कूल्स को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पर इस जो पर्टिकुलर इवेंट से प्रभावित होकर कई सारे इन्फेंट स्कूल्स ओपन हुए हमारे इंडिया में, और उसके बाद में इससे ही प्रभावित होकर 1920 में यानी कि 1920 में नूतन बाल शिक्षा संघ ये स्थापित हुआ। तो ये एक संघ था जो कि स्थापित हुआ और इसने फिर आगे जो प्री प्राइमरी स्कूल्स थे उनका जो है पूरा देख रेख का जिम्मा लिया। नूतन बाल शिक्षा संघ, ये आपको याद रखना है। जब आप अपने क्वेश्चंस लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप और अगर वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट को आपको पूरा वहाँ पर डिस्क्राइब करना है, लिखना है उसके बारे में, तो वहाँ पर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इग्नोर नहीं करने, ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है अपने क्वेश्चन पेपर में। और जब भी आपसे प्री प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए तो बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर क्या डेवलपमेंट हुए और आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या डेवलपमेंट हुए, तो वो सभी आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, तो हमने देखा नूतन बाल शिक्षा संघ। इसके बाद में 1937 में वुड एंड एबट रिपोर्ट आई जिसमें कि काफ़ी कुछ था प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेके। और इसके बाद में 1939 में डॉक्टर मॉन्टेसरी ने इंडिया विजिट किया। ठीक है, तो इन्होंने जब इंडिया विजिट किया है तब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ में कोलैबोरेट करके इन्होंने काफ़ी कुछ वर्क किया और 1940 तक यानी कि एक साल के अंदर अंदर इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया और यहाँ पर स्कूल्स को बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में 1944 में आया था हमारा सर्जेंट प्लान। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लान था जहाँ पर फंड्स जो हैं वो रिलीज किए गए थे फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन। इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए यहाँ पर 3 करोड़ रुपए एक्सपेंड किए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आसानी से याद रहेंगे और इट विल बी बेटर कि आप अपने खुद के नोट्स बनाते चलें। So now we will discuss about the development of pre-primary education in independent India. हमने पहले डिस्कस किया कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे प्री प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 में हमारी कंट्री को आज़ादी मिली थी एंड आफ्टर दैट 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 में हमारा जो संविधान है वो जो है केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पर एक आर्टिकल मेंशन है हमारे संविधान में, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 45। क्या कहता है ये आर्टिकल? तो ये आर्टिकल कहता है that the state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अनुसार मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स 14 ईयर तक की एज के होंगे या उससे पहले वाले, तो उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसी आर्टिकल में आगे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ जिसको हम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोलते हैं। तो 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट में फिर मॉडिफाई किया गया दैट द स्टेट शैल endeavour टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 year। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया कि जब तक के बच्चे 6 साल के नहीं हो जाते तो तब तक के उन्हें प्रॉपर चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर बात हुई किसकी? प्री प्राइमरी एजुकेशन की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 5 ईयर प्लान से। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में स्टार्ट हुआ और 1956 तक के
चला, ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं 5 ईयर प्लान है यानी कि 5 साल का प्लान है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड गठित हुआ, ठीक है, और वहाँ पर मतलब कि इन लोगों ने क्या किया, एक चाइल्ड केयर कमेटी बनाई, ठीक है। उस चाइल्ड केयर कमेटी में मतलब कि ये बोला गया कि इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी जाएगी टू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो प्री प्राइमरी एजुकेशन रन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आया, वहाँ पर प्रोविजंस वे मेड देयर, वहाँ पर ऐसे मतलब प्रोविजंस बनाए गए जहाँ पर इन्फेंट वेलफेयर और इन्फेंट एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद में हमारा तीसरा 5 ईयर प्लान जो आया, वहाँ पर भी यही जो टास्क यहाँ पर सेट हुए थे कि इन्फेंट वेलफेयर और इन्फेंट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसके ऊपर ही काम हुआ। जो भी बैकवर्ड एरियाज से कंट्री में, वहाँ पर एफर्ट्स लगाए गए और इनक्रेज किया गया इन्फेंट एजुकेशन और इन्फेंट वेलफेयर को। इसके बाद में जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, तो उसी के टाइम पर कोठारी कमीशन 1964-66 वाली, ठीक है। तो इस कमीशन में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की और इस कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एट लीस्ट 50% ऑफ द चिल्ड्रन इन 3 to 6 ईयर एज ग्रुप बाय 1986, ठीक है। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन रखी। अब ये कितनी फुलफिल हुई कितनी नहीं हुई वो हम नहीं बोल सकते। और इसी 5 ईयर प्लान के दौरान ही एक यहाँ पर कमेटी संगठित की गई जिसका नाम था गंगा शरण सिन्हा कमेटी, ठीक है। तो 1968 में ये कमेटी फॉर्म हुई और या ये बोल सकते हैं 1968 में इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो गवर्नमेंट है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो हैं वो रेज़ करने चाहिए और प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए खर्च करना चाहिए। और इसी के कॉन्सिक्वेंस के मतलब इसका ही ये नतीजा था कि फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान जो फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम थी वो स्टार्ट हुई रूरल एरियाज़ में, यानी कि जो गांव देहात वाले हमारे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, और एफर्ट्स लगाए गए फॉर ट्रेनिंग प्री प्राइमरी टीचर्स, ठीक है। जो आंगनवाड़ी वाले टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए, उनको बेहतर तरह से ट्रेन करने के लिए वहाँ पर एफर्ट्स लगाए गए। इसके बाद में जो पांचवा 5 ईयर प्लान आया 1974 से 79 वाला, तो यहाँ पर इसी दौरान यहाँ पर एक नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 अनाउंस करी गई, ठीक है। और 3 अक्टूबर 1985 में जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे हम शॉर्ट में ICDS भी बोलते हैं, वो स्टार्ट करी गई फॉर द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 3 to 6। तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए यहाँ पर ये ICDS स्टार्ट किया गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ICDS का। जब भी आप अपना आंसर लिखें प्री प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। इसके बाद में अब ICDS का क्या काम था, तो ICDS ने यहाँ पर आंगनवाड़ियों को मतलब बनाया। तो इन्होंने क्या किया, अंडर दिस ICDS इन द बिगनिंग यहाँ पर 33 कमिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में आंगनवाड़ी सेट करी गई और उनके ऊपर कुछ टास्क असाइन करे गए। उनके टास्क थे कि जो चिल्ड्रन थे 3 to 6 वाली एज ग्रुप के, तो उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखें आंगनवाड़ी, और प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको पहुँचे। उसके बाद में उन्हें डे टू डे टास्क को कैसे करना है ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए, और साथ में हियरिंग, स्पीकिंग और इन प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को वहाँ पर इनकरेज किया जाए, ठीक है। तो ये सब टास्क यहाँ पर आंगनवाड़ी को प्रोवाइड किए मतलब दिए गए ये टास्क कि ये आपको टास्क करने हैं। इसके बाद में छठा 5 ईयर प्लान आया, तो यहाँ पर यही सब टास्क को इनकरेज किया गया, इसी पर वर्क किया गया, और साथ में जो ICDS थे तो इनको मतलब बढ़ाया गया। तो ICDS की नंबर ऑफ ICDS में इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारा आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
1986, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया, मतलब कि चाइल्ड केयर और न्यूट्रिशन के ऊपर यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, फोकस रखा गया और फंड्स एलोकेट किए गए। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि कुछ बातें ही हुई, बातों के अलावा फंड्स यहाँ पर एलोकेट किए गए। और अगर हम सही मानों में देखें तो ये जो पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली, तो यहाँ पर सही मानों में प्री प्राइमरी एजुकेशन को एक नया डायरेक्शन मिला, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को यहाँ पर डेवलपमेंट की एक नई दिशा मिली। इसके बाद में 8th 5 ईयर प्लान यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, शुरू किए गए। किसके लिए? फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, ज़िले थे जो एजुकेशनली काफ़ी पीछे थी, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। और इसके अंडर क्या हुआ, प्री प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल के साथ में प्रोवाइड करी जाए, ऐसे प्रोविज़न बनाए गए। और आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल के आसपास बनवाया जाए, ऐसी यहाँ पर प्लानिंग हुई, ठीक है। एंड दिस पॉलिसी एंड मेथड ऑफ DPEP प्रोवाइडेड क्वाइट इफेक्टिव, ठीक है, ये काफ़ी इफेक्टिव भी रही और लार्ज नंबर ऑफ आंगनवाड़ी यहाँ पर इस स्कीम के तहत सेट हो पाई, यानी कि स्टैब्लिश हो पाई। उसके बाद में हमारा 9th 5 ईयर प्लान आता है। यहाँ पर स्पेशल अटेंशन दिया गया आंगनवाड़ी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आंगनवाड़ी की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी वर्कर्स की ट्रेनिंग, साथ में वो कैसे वर्क कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान 2000, सॉरी यहाँ पर 21 लिख गया, ये 2001 होना चाहिए, तो इसको आप 2001 कर लीजिए। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001, तो यहाँ पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आंगनवाड़ीज़ पे। और ये ऐसा वहाँ पर प्रोविज़न बनाए गए, ऐसा एडजस्टमेंट किया गया कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन वाले स्कूल थे, यानी कि आंगनवाड़ीज़ थी, उनको प्राइमरी स्कूल के आसपास बनाया जाए। साथ में यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 15 लाख रुपीज़ पर एनम हर एक डिस्ट्रिक्ट को प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए जाने की यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद में 2005 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर में यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेस किया, ये बोला कि जो नंबर ऑफ़ इनरोलमेंट है, मतलब बच्चों का जो एडमिशन होते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स में, तो उनको इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, अंडर द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन। और इसके साथ में ही जो ICDS हैं, वहाँ पर उनको भी इंकरेज करने की बात बोली गई। इसके बाद में जो 12th 5 ईयर प्लान है, जो कि 2012 से 17 वाला है, तो यहाँ पर जो चीफ ऑब्जेक्टिव रखा गया वो ये रखा गया कि आंगनवाड़ीज़ को उन जगह पर इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पर बिल्कुल भी आंगनवाड़ीज़ नहीं है, यानी कि जो गैप्स हैं उनको फिल करना है, यानी कि जहाँ पर आंगनवाड़ीज़ जिस ब्लॉक में, जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, या जहाँ पर कमी है, वहाँ पर आंगनवाड़ीज़ को बढ़ाया जाए, उनकी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। साथ में जो स्टाफ होता है आंगनवाड़ी का, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। इसके अलावा 1 ईयर प्री प्राइमरी एजुकेशन अलॉन्ग विद प्राइमरी स्कूल्स भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रोवाइड करी जाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपको ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लेने हैं, सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड नंबर इन योर एग्जामिनेशन। साथ में अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी बनता है, तो इन्हीं सब पॉइंट्स से आपका जो पेपर है वो तैयार किया जाएगा। So I hope this video was helpful for you. Now we will meet in our next video with a new topic. Till then, thank you and keep studying.